नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं और अब वक्त हो गया है सुपरफास्ट स्पीड में आपको 80 खबरें दिखाने का। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। ये वक्त है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को तेज तरार अंदाज में आपके सामने रखने का। यकीन मानिए एक भी खबर छूटेगी नहीं। आपके सिर्फ खर्च होंगे 8 मिनट और बदले में होगी कोने कोने की हर खबर। तो बिना वक्त गवाए 8 मिनट में 80 की स्पीड से दिखाते हैं आपको खबरें। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र के समर्थन में उतरे भोपाल मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी। भोपाल में आज शाम 5 बजे बुलाई महासभा, कई कथावाचकों को न्योता दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे आरोपों के बाद भड़के उनके समर्थक। मुंबई के मीरा भयंदर में बागेश्वर बाबा के समर्थन में सड़कों पर निकले कई लोग। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रस्ताव पास किया। कहा, अगर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने कोई कार्रवाई की तो सनातन धर्मी विरोध करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दी महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को चुनौती। कहा, हमने श्याम मानव को बुलाया था लेकिन वो आए ही नहीं। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का धीरेन्द्र शास्त्री को जवाब, अगर चुनौती स्वीकार है तो भक्तों के पीछे छिपने के बजाय नागपुर में वैज्ञानिक वातावरण में अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करें धीरेन्द्र महाराज। रायपुर में एबीपी न्यूज के संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने फिर किया धीरेन्द्र शास्त्री से सीधा सवाल। सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए इस बार बाबा ने अपना तरीका बदला, दूसरे मीडिया कर्मी की जानकारी साझा की। धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो आया सामने जिसमें बाबा ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं धर्मांतरण के मामले, जबकि कांग्रेस सरकार का दावा है कि प्रदेश में धर्मांतरण नहीं हो रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा पर भड़के दंडी सन्यासी धीरेन्द्र शास्त्री को संत मानने से इनकार किया। कहा, उनके दावों पर नहीं करते यकीन। प्रयागराज माघ मेले में पहुंचा है दंडी सन्यासियों का जत्था। बागेश्वर धाम पर एबीपी न्यूज की पड़ताल। मध्य प्रदेश में छतरपुर के गढ़ा गांव में मौजूद चंदेल कालीन बागेश्वर मंदिर से जुड़ा है बागेश्वर धाम का नाम। इलाके के लोगों का दावा, बागेश्वर से बना है बागेश्वर, जहां कभी मंदिर के चारों ओर घूमा करते थे बाघ। यहीं पर बालाजी मंदिर के होने का भी दावा। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कहा, उन्हें अपने ईस्ट पर है भरोसा, लोग दरगाह पर क्यों नहीं उठाते सवाल। विवादों के बीच रायपुर में फिर सजा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों को अंधविश्वास में न पड़ने की सलाह देते नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरी अखिल भारतीय संत समिति। कहा, बागेश्वर धाम के बाबा पर वामपंथी, ईसाई मशीनरी और इस्लामिक ताकतों के प्रहार का करेंगे विरोध। बागेश्वर बाबा के रायपुर दरबार से भी आई भूत प्रेत के साए में घूमने वाले लोगों की तस्वीरें। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री मंच से करते रहे हनुमान चालीसा का पाठ और सामने दरबार में झूमते रहे कई लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का पुतला फूंका। श्याम मानव ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। बागेश्वर धाम के बाबा को मिला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी साथ। कहा, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महापुरुषों के सामर्थ्य को अंधविश्वास कहना गलत। छतरपुर के बागेश्वर मंदिर परिसर में मिली कुछ समाधियां। लोगों का दावा, धीरेन्द्र शास्त्री के दादा और उनके गुरु की हैं ये समाधियां। दादा के विरासत उनके पोते धीरेन्द्र को मिली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद बागेश्वर धाम देश भर में मशहूर। झारखंड, उत्तराखंड और कर्नाटक से भी आते हैं यहाँ श्रद्धालु। लोगों को विश्वास है कि उनकी मन्नतें होंगी पूरी। गठबंधन टूटने के बाद तीसरी बार गृहमंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। सीएम नीतीश कुमार बोले, हर पार्टी को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है। जेडीयू से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली एम्स में भर्ती। नीतीश कुमार ने कहा, मुझे नहीं पता उपेंद्र क्या चाहते हैं, मिलकर इस बारे में करूंगा बात। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले, जो जंगल राज की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़े उनका बीजेपी में स्वागत। सीएम नीतीश कुमार की वापसी पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। कहा, नीतीश डरे हुए व्यक्ति हैं, ऐसे आदमी को कौन अपनी पार्टी में रखेगा।
आम आदमी पार्टी ने फिर दिल्ली के एलजी के खिलाफ खोला मोर्चा। आतिशी बोली, पूरे कैबिनेट और विधायकों ने टाइम मांगा, एलजी ने साफ मना कर दिया। जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नादिया घाट में की पूजा। बोले, छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर बनाकर कभी प्रचार नहीं किया, बीजेपी ने कोई धर्म का ठेका नहीं लिया। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी के बयान करबला वाले पर तेजस्वी यादव बोला है, उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि कट्टरपंथी के लिए कोई जगह नहीं। उत्तराखंड में पहली बार पूर्व विधायकों ने संगठन बनाकर किया सम्मेलन। पूर्व विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहां पहुंचे। दिल्ली एलजीवी के सक्सेना पर बरसे आप आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज। बोले, टीचर्स को घोस्ट कहने वाले एलजी ने ताक पर रख दी है सारी मर्यादाएं। दिल्ली में झुग्गियां तोड़ने के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने कहा है कि किसी को भी झुग्गी नहीं टूटने देनी, चाहे कुछ भी करना पड़े। डीडीए ने जारी किया कई इलाकों में झुग्गियां तोड़ने का फरमान। तुगलकाबाद और कालकाजी में नोटिस दिए गए। बीजेपी सांसद के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन। जेडीयू नेता बलियावी के करबला बनाने वाले बयान पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले, हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो रिलीज हो गया है। जयराम रमेश बोले, 100% राजनीतिक बताएंगे सरकार की विफलता। एलजी और आप के बीच घमासान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, एलजी सक्सेना भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं और केजरीवाल हमेशा की तरह अराजकता फैला रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को जनता के विकास से कोई मतलब नहीं। जेडीयू नेता गुलाम रसूल के विवादित बयान पर बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू का पलटवार। का हिंदू क्या मर गया है जो करबला बना देगा। पुणे में शुगर इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में एक ही मंच पर दिखे एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार। सीएम शिंदे पवार की तारीफ कर बोले, उनके काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकारी जमीन खाली करने के आदेश का डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने विरोध किया। सड़कों पर उतरे लोग प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने 2024 में टिकट कटने की बातों पर दिया बड़ा बयान। कहा, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो केवल उन्नाव से। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी। कल 145 लोगों में हुई कोरोना वायरस की पुष्टि। देश में अभी 1946 एक्टिव केस हैं। भारत ने रायपुर वनडे में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने वनडे सीरीज पर अपना कब्जा किया। दूसरे वनडे में भारतीय टीम को जीत के लिए 109 रन बनाने थे। टीम इंडिया ने महज 20.1 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 50 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के जड़े। टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 विकेट लिए। शामी ने 6 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए। रायपुर वनडे में हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड के ओपनर ड्वेन कॉनवे को हैरतअंगेज तरीके से आउट किया है। वीडियो जमकर अब वायरल हो रहा है। जम्मू के नरवाल इलाके में ब्लास्ट। आधे घंटे में 2 धमाकों में 9 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में स्टिकी बम इस्तेमाल होने का शक है। नरवाल के वार्ड नंबर 7 में धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। मौके पर पहुंची सेना के अधिकारी और डॉग स्क्वाड की टीम। सर्च ऑपरेशन तेज। जम्मू के नरवाल में 2 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट। पहला धमाका ट्रांसपोर्ट नगर के वार्ड नंबर 7 में सुबह करीब 11 बजे हुआ। करीब 20 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने धमाकों की कड़ी निंदा की है। कहा, लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। सुरक्षा बलों ने सारे इलाके को घेर लिया है। गणतंत्र दिवस से पहले हुए इन 2 धमाकों का लाइव वीडियो आया सामने। दोनों ब्लास्ट इतने जोरदार थे कि दूर दूर तक इलाकों को हिलाकर रख दिया। पंजाब के अमृतसर में दिल्ली पुलिस और गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा के गुर्गों के बीच मुठभेड़। ढाबे से पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। एक बदमाश फरार हो गया। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रहेंगे मौजूद। एक मेडिकल कॉलेज, माइनिंग स्कूल समेत कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनी बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर जजेस और बड़े अधिकारियों ने जताई आपत्ति। 302 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने वालों में 13 पूर्व न्यायाधीश और 133 पूर्व अफसरों के साइन। डॉक्यूमेंट्री को भ्रामक बताया गया है।
गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड शेयर करने वाले कई यूट्यूब वीडियो को किया गया है ब्लॉक। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जांच निर्देश दिए हैं। 54 दिन बाद फिर जेल से बाहर आया राम रहीम। हरियाणा के रोहतक जिला जेल में से यूपी के बरनावा आश्रम पहुंचा, बोला आपकी सेवा में फिर से हाजिर। डेरा प्रमुख को पैरोल दिए जाने पर भड़के अंशुल छत्रपति, बोले राम रहीम के सामने सरेंडर कर चुकी सरकार, राम रहीम की पैरोल को बताया कानून का मजाक। डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली पैरोल पर हरियाणा के सीएम का बयान, पैरोल राम रहीम का अधिकार है, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। दोषी राम रहीम की पैरोल पर हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान, पैरोल लेना हर कैदी का अधिकार, फैसला हमारे हाथ में नहीं। उत्तराखंड के काशीपुर में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिन की बैठक, प्रदेश भर के पदाधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। कांवड़ यात्रा को में शामिल होने का फैसला किया गया है। आज वाराणसी में गंगा नदी में निकलेगी बोट रैली, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी दिखाएंगे हरी झंडी। शाम 3 बजे कार्यक्रम होगा। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच छिड़ा घमासान, सीएम केजरीवाल ने एलजी को लिखी चिट्ठी, आज दोपहर 1 बजे तक एलजी से मांगा है मिलने का समय। मुंबई में बीते 5 दिनों से हवा की सेहत खराब, कई इलाकों का AQI 300 से ज्यादा दर्ज किया गया, सांस से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने की आशंका। मौनी अमावस्या के पर्व पर प्रयागराज के माघ मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, अब तक 2 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। और बिहार के बोधगया में समाधान यात्रा पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, पंचायत भवन का उद्घाटन न करने पर गुस्साए ग्रामीणों ने फाड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स। तो आपने तेज तरार अंदाज में खबरें देख ली, अब वक्त है बड़ी खबरों के सटीक, सार्थक और संक्षिप्त विश्लेषण के शो न्यूज एंड व्यूज का। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चैलेंज और चमत्कार के बीच बागेश्वर बाबा के समर्थन और विरोध का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। बाबा को चैलेंज के चक्कर में सियासत फुल हो रही है, एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ विरोधी कैसे मोर्चे पर डट गए हैं, ये मैं जिया शर्मा आपको न्यूज एंड व्यूज में बताऊंगी। कहीं प्रदर्शन तो कहीं पुतला दहन और कहीं संत सम्मेलन, कैसे इस विवाद ने सनातनी संस्थाओं को आग बबूला कर दिया है, इससे जुड़ा हर अपडेट मैं मनीष शर्मा आप तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल। न्यूज एंड व्यूज में मैं आपको ले चलूंगी धीरेन्द्र शास्त्री के उस दिव्य संसार में जहां उन्होंने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार चमत्कार का लाइव टेस्ट दिया। इस बार वो पास हुए या फेल, जवाब जानने के लिए बने रहिए साथ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिल गया है अपने गुरु का साथ। ख्याति प्राप्त वो गुरु हैं कौन, आज ये मैं अपर्णा मौजम आपको बताऊंगी। तो एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों का लाइव टेस्ट किया था, जिस पर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठे। इसलिए शनिवार को बाबा का फिर से लाइव टेस्ट किया गया। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी जी? मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी से जुड़ी निजी जानकारियों को जब सार्वजनिक किया तो सब हक्का बक्का रह गए। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया पर ये जानकारियां पहले से उपलब्ध है और ये बात हमने दरबार में उठाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया से बाबा जानकारी जुटाकर बैठे थे। कल से लोग जो है, जब से आप मेरी अर्जी निकाले, हमको बहुत गरिया भी रहे हैं। कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू लिया था 2 दिन पहले और सब फेसबुक से जानकारी निकाल लिए होंगे, इसलिए स्वामी जी ने ऐसा बताया है। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने वहां मौजूद दूसरे पत्रकारों को भीड़ से 2 लोगों को चुनने के लिए कहा और दावा किया कि वो अपनी अर्जी अपनी पर्ची में पहले से लिख दे। फिर बाबा ने शुक्रवार जैसा ही टेस्ट दिया। उसमें एक व्यक्ति और आपको फंसाना चाहता है और कुछ वायरल करना चाहता है, उसमें आप गंभीर रहना और उसमें सुरेंद्र और सुनील इन दोनों से भी सावधान रहना। सीताराम। अब इनसे पूछो, हमने नहीं उठाया इनको, अब आप लाओ, हमने नहीं इनको उठाया। किसने उठाया है? मीडिया। किसने उठाया है? लगाओ अपना कैमरा, करो चालू। मीडिया वालों ने मुझे उठाया और हमने उठाया और मीडिया वालों ने उठाया भी, मीडिया वालों ने पर्चा भी बताया। धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को कहा था कि अब वो कोई टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन सवाल उठे इसलिए उन्होंने फिर से लाइव टेस्ट किया।
बागेश्वर धाम का नाम बीते कुछ सालों से चर्चा में आया। इस धाम के नामकरण के पीछे की कहानी भी बेहद रोचक है। रिपोर्ट है उसी पर, देखिए। आप बता रहे थे कि ये जो बागेश्वर धाम है, दरअसल इस पहाड़ी पे बाघ घूमा करते थे। तो बाघ घूमा करते थे, तो बाघ के चलते इस जगह को बाघेश्वर कहा जाता था। आप जानते हैं कि जो शंकर जी के जो मंदिर होते हैं, जिस जगह के मंदिर होते हैं उस जगह के वैसा नाम रख दिया जाता है। तो दरअसल ये एक जमाने का बाघेश्वर धाम था। ये बाघेश्वर धाम अपभ्रंश होते होते बागेश्वर धाम हो गया है। तो अब इसको लोग बागेश्वर धाम के रूप में जानते हैं। और अब आलम यह है कि यहाँ पर एक बागेश्वर धाम में सबसे बड़ी बात है कि एक है तो यहाँ पे भगवान शंकर जी का मंदिर है, मगर एक यहाँ बालाजी धाम है। ये बालाजी सरकार का मंदिर भी साथ का ही है, चंदेल कालीन ही बना हुआ है। तो आप देखिए, दर्शन करिए। ये बालाजी मतलब कि हनुमान प्रकट है। यहाँ पर ये बालाजी की मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। ये स्वयं प्रकट मूर्ति है और स्वयं अपने आप ये धरती फाड़ करके निकले थे बालाजी सरकार, और उन्हीं की कृपा से आज ये लाखों भक्त आ रहे हैं और इनका कल्याण हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री देश विदेश घूमकर हनुमान कथा सुनाते हैं, लेकिन उनकी ख्याति इतनी है कि बागेश्वर धाम आने वाला हर श्रद्धालु उनके आसन के सामने भी सर झुका लेता है। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बागेश्वर धाम में जो एक खास जगह है वो है जो बागेश्वर धाम का जो महाराज हैं इन दिनों, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी गादी। यदि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर रहते हैं गढ़ा गांव में और मंदिर के पास रहते हैं, तो यहाँ पूरे वक्त बैठते हैं और ये उनका स्थान है जहाँ पे वो रहते हैं। और देखिए भगवान नाम का राम दरबार सजा है। नीचे जो है हनुमान महाराज की एक छोटी सी गदा रखी है जिसके धीरेन्द्र शास्त्री उपासक हैं और उनकी खड़ाऊ हैं। तो जब भी यदि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे बैठ के भक्तों को दर्शन देते हैं। दरअसल ये सब कुछ उनको विरासत में मिला है अपने दादा से। उनके दादा गुरु जो उनके दादा थे वो पहले इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे। उनको भी कुछ लोग कहते हैं कुछ सिद्धियाँ प्राप्त थी, लोग उनके पास आते थे, वो लोगों के दुख दर्द दूर करते थे। हमारी ये आस्था है, सनातन धर्म की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। तो बागेश्वर धाम की जय जयकार करते लोग यहाँ आते हैं और महाराज यहाँ बैठ के सबको प्रवचन माने दर्शन देते हैं। बागेश्वर धाम में हर समस्या के समाधान के लिए कलर कोड है। आप सोच रहे होंगे कि ये कलर कोड क्या है, तो इस पहेली से भी हम पर्दा उठा देते हैं। देखिए, बागेश्वर धाम में जो श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर आते हैं उनके हाथ में लाल, काले या पीले रंग के कपड़े में लिपटा एक नारियल जरूर होता है। इस नारियल को भक्त धाम के भीतर एक तय जगह पर बांधते हैं, फिर आगे अपनी अर्जी लेकर राम भक्त हनुमान के दर पर माथा टेकते हैं और उनसे समाधान मांगते हैं। इस मंदिर में खास बात यही है कि हजारों श्रद्धालु आते तो हैं, मगर अपनी मन्नत लेके आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं और मनोकामना को एक खास नाम दिया जाता है, अर्जी लगाई जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ जगह जगह छोटे छोटे ये कपड़े बंधे हुए हैं। ये जो इन कपड़ों में लोगों ने अपनी अर्जी लगाई हुई है। दीपेन भाई बताइए, ये अर्जी किस तरीके से लगाई जाती है? तो अलग अलग रंग के कपड़े क्यों? जी, ऐसा है जैसे अपन कोर्ट में जाते हैं तो पहले अपनी पेशी के लिए अपन को आवेदन देना होता है। ऐसे ही इसको आवेदन आप समझ लीजिए कि बालाजी सरकार को आप जो भी आपकी समस्या है उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बालाजी हमारी ये अर्जी है और हमें ये पूर्ण करो। तो अंदर कुछ कागज रखे हैं, लिखा हुआ है? बालाजी को लिखने की क्या आवश्यकता है, केवल एक नारियल है और कपड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री को मानने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं। ये चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। तो कभी आपने सोचा है धीरेन्द्र शास्त्री और उनके बागेश्वर धाम की संपत्ति कितनी होगी, बाबा की तिजोरी कितनी बड़ी है? इसी पर ये रिपोर्ट। बागेश्वर बाबा का रहस्यमय लोक, अलग अंदाज, विशाल पंडाल, बड़ा सिंहासन, भक्तों की भीड़ और दिव्य धाम, इन शब्दों को एक माला में पिरोकर देखेंगे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम दिखाई देगा। लेकिन सवाल है कि आखिर बागेश्वर धाम का संचालन होता कैसे है, इसका अर्थतंत्र कैसे चलता है? इतने सारे भक्तों के बैठने की व्यवस्था, उनके खाने का इंतजाम, नया रेस्ट हाउस और एसी कूलर वाला पंडाल, आखिर इसका खर्च कौन उठा रहा है? इतना पैसा आता कहां से है? क्या बाबा डोनेशन लेते हैं या बाबा के ट्रस्ट की कहीं और से फंडिंग होती है? हम कभी अपने लिए मांगते नहीं, दक्षिणा लेते नहीं है।
आय शुल्क लेते नहीं। इतनी भीड़ जो लाखों करोड़ों लोगों की आती है, ये पैसा लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, आप नहीं लेते हैं? कभी नहीं। बागेश्वर धाम की संपत्ति की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात भी सामने आई कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में ही 400 करोड़ की लागत से एक अस्पताल तैयार करवा रहे हैं। कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं और 400 करोड़ का बनवा रहे हैं। बागेश्वर धाम पर पहले मंदिर बन रहा था, गुरु प्रेरणा से, सदगुरु सन्यासी बाबा की प्रेरणा से हमारे गुरु जी ने प्रेरणा दी है कि अब बागेश्वर धाम पर मंदिर की जगह हॉस्पिटल का निर्माण होगा। पब्लिक फोरम पर धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम की संपत्ति को लेकर कोई भी ठोस जानकारी सामने नहीं आई, यानी बागेश्वर धाम का संचालन वाला सिस्टम एक रहस्य की तरह दिखाई पड़ता है। वहीं इसी दौरान एबीपी न्यूज की टीम दिनेश गर्ग नाम के एक शख्स से मिली। दिनेश गर्ग बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई हैं। बिना जाने बिना पहचाने अर्जी लेकर आए शख्स का पर्चा बना देने का जो काम धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, वो काम दिनेश गर्ग भी कर लेते हैं। आचार्य दिनेश गर्ग के पास सच में कोई दिव्य शक्ति है या फिर वो माइंड रीडिंग करते हैं या फिर ये सब अंधविश्वास है? ये सवाल तब और उलझ गया जब उन्होंने पन्ना से आए प्रीतम साहू का पर्चा लिखकर उनकी दुख तकलीफ बता दी। आचार्य दिनेश जी हैं, दिनेश गर्ग हैं और वो यहाँ पे हैं और आप देख सकते हैं ये उनका दरबार लगा हुआ है। जो शख्स हैं इनके बारे में बताया कि पहली बार आए हुए हैं। इलाज करौली, डॉक्टर हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दर्द क्यों है? तो हमें इनके बारे में क्या बताएं? जी, हमारे इसमें आया, मन अशांत रहता है, पैतृक समस्या है, 5 वर्ष से परेशान चल रहे हैं, स्वास्थ्य में लाभ नहीं हो रहा है, बुद्धि ठीक से कार्य नहीं करती है, स्वास्थ्य कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद शरीर में, और पेट में समस्या है, इनके भाई की भी समस्या है, बंधन किया गया है। अब दिनेश जी हमको ये बताइए ये क्या है, मतलब ये इसको क्या कहेंगे आप? चमत्कार कहेंगे या विद्या? ये आप कौन सा? जे भगवान श्री राम जी के चरणों की कृपा है, माँ भगवती तारा माँ की कृपा है, और कुछ नहीं, हनुमान जी की कृपा है। उनकी प्रेरणा से जो होता है, जो लिख देते कलमबद्ध कर देते। और आइए न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं कुश्ती की। पहलवानों का धरना खत्म होने के बाद भी अब लगातार विवाद जारी है। खेल मंत्रालय ने आश्वासन के बाद एक्शन दिखाया है, लेकिन विवाद का अंत खत्म होता नजर नहीं आ रहा। खेल मंत्री के भरोसे के बाद अब एक्शन का टाइम है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को सस्पेंड किया। खिलाड़ियों की सबसे ज्यादा शिकायत विनोद तोमर से ही थी। सस्पेंड होने से पहले विनोद तोमर अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खुलकर दंगल में कूद गए थे। उन्होंने खुद अपने आप को, जब तक जांच हो रही है, अपने आप को अलग कर लिया है। मतलब कि रेजिग्नेशन नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ अपने आप को जब तक जांच हो रही है फेडरेशन की डे टू डे अफेयर्स एक्टिविटी से अपने आप को अलग कर लिया जाएगा, ताकि जांच में कोई बाधा ना आ सके। आरोप तो निराधार रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, और 3-4 दिन हो गए उन्होंने कोई एविडेंस भी नहीं दी अभी तक। इस बीच कुश्ती संघ ने खेल मंत्रालय को पत्र लिखा है और उस पर लगे आरोपों को गलत बताया है। पत्र में लिखा गया है कि WFI को बदनाम करने की कोशिश हुई, प्रदर्शन के पीछे खिलाड़ियों का व्यक्तिगत हित या कोई छिपा हुआ एजेंडा है। यौन उत्पीड़न समिति को यौन शोषण की कभी कोई शिकायत नहीं मिली। इस बीच खेल मंत्रालय ने रेसलिंग की सभी गतिविधियों पर ओवरसाइट कमेटी के गठन तक रोक लगा दी है। इस बीच न कोई टूर्नामेंट होगा और न ही WFI की कोई बैठक। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से क्यों नाराज है आम आदमी पार्टी? लड़ाई का लेटेस्ट चैप्टर कौन सा है, देखिए। दिल्ली में सरकार वर्सेस एलजी की ये जंग जारी है। एलजी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से हमलों का नया दौर शुरू हुआ है। ये एलजी साहब ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, कैबिनेट और विधायकों से मिलने से मना कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि मेरे पास दिल्ली के विधायकों से मिलने का समय नहीं है। दरअसल केजरीवाल अपने विधायकों के साथ दिल्ली के एलजी से मिलकर कानून व्यवस्था और शिक्षकों के फिनलैंड दौरे जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी में थे, लेकिन एलजी दफ्तर ने मिलने की अनुमति ही नहीं दी। इस पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई। गेस्ट टीचर्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि वो घोस्ट टीचर हैं, उनके जिम्मेदार भी एलजी साहब ही हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी भी कूद गई है और केजरीवाल पर तीखा वार किया है। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी को एलजी महोदय से शिकायत नहीं है, अरविंद केजरीवाल महोदय को जो अपने लूट कर रहे हैं उसको रोकने वाले से शिकायत है, और मुझे लगता है ये नहीं रुकना चाहिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर है, लेकिन पार्टी के ही अंदर एक समस्या ऐसी खड़ी हो गई कि समाधान नहीं मिल रहा। देखिए ये रिपोर्ट।
जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुद बीमार हैं, लेकिन टेम्परेचर बिहार की पॉलिटिक्स का बढ़ा हुआ है। अटकलें तेज हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भगवा खेमे में जा सकते हैं। इन्हीं अटकलों पर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो सुनिए सीएम साहब का चौंकाने वाला जवाब। उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। अभी पटना में रहते ही हैं। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है तो हम तो बाहर हैं, हालचाल ले लेंगे। वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है, देखिए हमको जानकारी नहीं है। 1985 से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले उपेंद्र कुशवाहा को पलटी मारने में महारत है। वो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के साथ राजनीति की पिच पर पार्टनरशिप कर चुके हैं। चूंकि पहले भी वो बीजेपी के सहयोगी रहे हैं, इसलिए बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा से कोई परहेज नहीं है। एम्स में भर्ती कुशवाहा को देखने कई बीजेपी नेता जा चुके हैं। अभी तक कोई मिला नहीं है। अगर हमारा कोई प्रवक्ता जाके किसी से भी मिलता है, आज अगर नीतीश कुमार जी भी बीमार पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं जाके उनके स्वास्थ्य की चिंता करूंगा। लालू जी भी अगर बीमार पड़े हैं तो हम लोगों का भी था कि भाई उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। जम्मू के नरवाल में शनिवार को हुए बम धमाकों के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कठुआ के हीरानगर से हुई। आज राहुल गांधी 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर सांबा के डुंगर हवेली तक जाएंगे। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि जो धमाका हुआ था उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से अब सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है, सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं राहुल गांधी फिर उसी सफेद टी शर्ट में जो है अपनी पद यात्रा शुरू की है। आज ये पद यात्रा 22 किलोमीटर की होगी जो कठुआ के हीरानगर से शुरू होकर सांबा की डुंगर हवेली तक जाएगी, जिसके बाद रात का स्टे जो राहुल गांधी का है वो सांबा के नानके चक में होगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम में आप देख रहे हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा जो कि कल यानी शनिवार को रेस्ट डे था, शनिवार को यात्रा नहीं हुई थी, सोमवार को यात्रा जम्मू पहुंचेगी और उससे ठीक पहले जिस तरह का धमाका जम्मू में हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा में आज थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है राहुल गांधी की और चारों तरफ आप देखिए ये पीछे सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग लगातार यहां पर जो हैं। लोगों की अगर बात करें तो लोग भी बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलो, एबीपी न्यूज जम्मू। शराब का छाया ऐसा सुरूर, गलती के बाद भी गुरूर। जी हां, यूपी पुलिस का एक हेड कांस्टेबल शराब की लत की वजह से अब पछता रहा है। यूपी पुलिस का यह हेड कांस्टेबल न तो किसी एनकाउंटर में गोली का शिकार हुआ है और न ही किसी टेरर ऑपरेशन में जख्मी हुआ है। इनकी ये हालत की है शराब। जी हाँ, इटावा के रेलवे स्टेशन बाजार के करीब जमीन पर होश आने का इंतजार करते इन जनाब की वजह से खाकी को शर्मिंदा होना पड़ा। उपेंद्र सिंह यादव नाम के इस हेड कांस्टेबल ने इतनी पी ली कि खाली बोतल की तरह लुढ़क गया। किसी राहगीर ने नशे में धुत हेड कांस्टेबल के बारे में एसपी सिटी को बताया। फौरन पुलिस बल पहुंचा और हेड कांस्टेबल को अस्पताल पहुंचाया। क्या नाम है आपका? अस्पताल में भी कई घंटे तक होश और बेहोशी के बीच जंग जारी रही। बताया जा रहा है कि नशे में टल्ले इस हेड कांस्टेबल की तैनाती आगरा के किसी थाने में है। किसी काम से ये इटावा आए थे, लेकिन शराब ने वो काम पूरा होने ही नहीं दिया। खुद की फजीहत करवाई वो अलग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।